बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं SPCCI के मरकजी दफ्तर कराची में। यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान की ताजिर बरादरी, पाकिस्तान की सनतकार बरादरी के रहनुमा नासिर हयात मगू साहब मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है SPCCI के। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हनीफ लाखानी साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI सेंट्रल के। दोनों साहब से ज़रूर ये पूछेंगे कि नैब के बाद क्या FBR के हाथों भी वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। साथ साथ जिस बजट के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने एक ऐसा रिलीफ पैकेज दिया है जो सबके लिए काबिल कबूल है, क्या पाकिस्तान की ताजिर बरादरी, पाकिस्तान की सनतकार बरादरी इस हवाले से मुतमईन है, या वो ये समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिए कि जो इनके लिए भी हकीकी रिलीफ का बायस हो और उसके बाद इनके साथ साथ आवाम के लिए भी हकीकी रिलीफ का सबब बन सके, उसका बायस हो। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपका। नासिर साहब, आपसे शुरू करेंगे। आप क्या समझते हैं कि नैब, जिससे पहले ही ताजिर बड़े खौफजदा थे, फिर कुछ कानून के अंदर कुछ मामलात में तब्दीली आई और नैब का कुछ शिकंजा जो था वो कुछ नरम हुआ, नरम इस सेंस में हुआ कि उसमें कोई छूट नहीं मिल गई, लेकिन उसकी कुछ महसूस ये हुआ कि कोई ऐसी गाइडलाइंस देंगे जिसके तहत नैब काम कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि FBR के पास भी इख्तियार होगा कि वो गिरफ्तार कर सके। तो आप तमाम लोग क्या गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं या कोई मज़ामत करेंगे? शुक्रिया। गिरफ्तारी का तो इसलिए सवाल पैदा नहीं होता कि ये जो इनका कानून आया 203A, इसमें इन्होंने जो है एक लोअर स्टाफ को भी दे दिया है, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, कि वो गिरफ्तारी कर सके। हालांकि ऐसे कमिश्नर के बाद ऑलरेडी इख्तियार मौजूद था। इससे एक बड़ा रॉन्ग सिग्नल गया है कि जब इख्तियार मौजूद था तो आप अगर उसको लोअर लेवल पे और देते हो तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए जो भी मुज़ाहिमत करनी है हम करेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी होनी चाहिए सारे फोरम एग्जॉस्ट होने के बाद। अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई डिमांड निकालते हैं तो मेरे आई हैव अ राइट टू कंटेस्ट, और जब मैं कंटेस्ट करके सारे फोरम्स जब मैं एग्जॉस्ट कर दूंगा और फाइनली साबित हो जाएगा कोर्ट में या जो भी इसका फोरम है, तो फिर आप गिरफ्तार करें, जो भी आपका राइट बनता है। कन्विक्शन के बाद फ्रॉम हायर कोर्ट्स। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने आज कत्ल का इल्ज़ाम साबित हुआ, छोटी कोर्ट में क्या सुबह फांसी दे दी। पूरा प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस को बाईपास करके ये करना चाह रहे हैं, इससे एक बड़ा नेगेटिव सिग्नल गया है। और जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं हम क्यों टैक्स नेट में आए, जो नहीं है वो तो बड़े आराम से बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका आप क्या समझते हैं, क्या रास्ता निकल सकता है? क्योंकि हुकूमत बहरहाल ये चाहती है कि रेवेन्यू जनरेशन जो है उसके अंदर उसको कुछ ऐसा सपोर्ट मिल सके कि मुल्क के मामलात चलाने में आसानी हो सके। फिर IMF के पैकेज के अंदर भी हम लोग मौजूद हैं। तो इसका तरीकाकार क्या हो सकता है? अगर ये इस तरीके से गिरफ्तारी को आप समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, या ताजिरों के सर पर लटकने वाली तलवार, सनतकारों के सर पर लटकने वाली तलवार से जो उनकी जान छूटनी चाहिए, तो फिर आके मैकेनिज्म क्या होता है? आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, सबसे पहले जब टैक्स को आप ऐसा लगाते हैं जो वाइबल नहीं है तो 19-20 चीज़ें होती हैं। हमने इनको एक टैक्स प्रपोजल दिया था जो 15 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, सिंपल और आसान, जिसमें बेसिक टैक्स सारे कम, और उनको बताया था इससे आप 6,700 अरब 7,000 अरब जमा कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उनको फॉलो नहीं किया। उसमें यह था कि 36 लाख इस वक्त एक्टिव जो है यूटिलिटीज़ के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स मौजूद हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं। हमने ये कहा था कि इनकी गैस और बिजली, इस बात की जो है ना कंडीशन होनी चाहिए कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में ये अपने आप को रजिस्टर करवाएं। उस 36 लाख लोगों में से 10 लाख लोग भी रजिस्टर कर लें तो इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। देखिए, ये जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है ये मुल्क नहीं चला सकते। आप जितना बोझ डाल दें, जो कंडीशन डाल दें, वो उठा ही नहीं सकते। जो FBR के अंदर एक एनफोर्समेंट सेल है, उस सेल का काम है नए टैक्स पेयर लाना। कभी किसी ने पूछा है कि भाई आपने कितने नए टैक्स पेयर लाए? जब आपके पास वॉल्यूम के लाए कितने? आजकल देखें टेक्नोलॉजी है। पहले हमारे वाले साहब के दौर में ये था कि पैसे होते थे, लोग छुपा के रखते थे। आजकल वो पैसे जिसके पास है कहीं ना कहीं खर्च करता है, गाड़ी खरीदता है, ट्रैवल करता है, महंगा मोबाइल लेता है, रेस्टोरेंट में जाता है, मतलब बहुत सारी जगहों पे वो एक्सपोज होता है। सिर्फ इनका काम है कि क्राइटेरिया हमारे साथ बैठ के बनाएं, और बहुत नए टैक्स पेयर हम इनको खुद कहते हैं ला के दे। एपेक्स बॉडी खुद इनको ऑफर करती है कि हम इनको बताते हैं कहाँ से लेना है। लेकिन अगर आप हमने कंसल्ट नहीं करेंगे, आप अपना वही तरीक़ेकार रखेंगे, तो इनको कभी कामयाबी नहीं होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि 3 महीने से मैं FBR के चेयरमैन साहब को ये लिख रहा हूँ कि आपने कितने नोटिस दिए टैक्स पेयर्स को ऑडिट के, और आज तक क्या रिकवरी की, उनका वो जवाब नहीं देते। क्योंकि तरीक़ाकार ये है कि 100 करोड़ के नोटिस मार दो, फिर लोगों का जो है
आर्म ट्विस्ट करके थोड़े बहुत पैसे ले लो और 10-20 लाख का या 1 करोड़ का किताबों का पेट भर के उसके बाद अपनी हाँ, कार्यवाही मतलब जब मैं ये पूछता हूँ कि आपने कितने नोटिस दिए और क्या रिकवरी की, इसका जवाब ना आने का मतलब ये है कि वो रिकवरी नहीं होती, वो हरासमेंट होती है। अगर आप आज नए दौर में आके भी आप 20 साल पुराने हथकंडे लेके चलेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप उसमें कोई कामयाबी हासिल करें। और आखिर बात दोबारा मैं कहूँगा, टैक्स का सिस्टम और टैक्स की शरह जब आप कम करते हैं और एक बेसिक राइट के साथ करते हैं और सबके लिए करते हैं तो आपको टैक्स आएगा। जहाँ भी लोगों ने टैक्स बढ़ाया है दुनिया में उनको टैक्स नहीं मिला, और जहाँ भी कम हुआ है, जैसे इंडिया में सिंगल रेट किया था उन्होंने सेल टैक्स, उनका रेवेन्यू 74% बढ़ गया था। हमारे यहाँ इस बात की कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसकी कंसल्टेशन नहीं है। देखिए ये अपेक्स बॉडी है, हम पूरे मुल्क की इकनॉमी चलाते हैं, सारे मेंबर्स हमारे हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, जो भी ये जितने भी चैम्बर्स हैं, चाहे बाहर के हों चाहे सब हमारे मेंबर हैं। इनको ये चाहिए था कि हमसे बैठे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ऑलरेडी वो भेजा था कि ये जो प्रपोजल फेडरेशन ने दिए हैं इसमें अपने कमेंट्स ने लिखे, एग्रीड, पार्शियली एग्रीड। मैं नासिर साहब आपके जो प्रपोजल है और बजट के जो तजावीज़ हैं उसके हवाले से भी आता हूँ। हनीफ साहब को भी ज़रा शामिल करते हैं। हनीफ साहब, ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आपको लगता नहीं है कि FBR कुछ ना कुछ इस्लाहात की तरफ गई थी, कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक हुई थी? बजट के अंदर भी विद होल्डिंग टैक्स का मामला हो, सेल्स टैक्स की शरह हो, ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से रिफंड्स का जो एक आप लोगों का प्रॉब्लम था, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ हम आगे की तरफ बढ़े हैं, या आपको लगता है कि बस ये सारा कुछ जो है वो एक गोरख धंधा है, जिस तरीके से नई चीज़ें आ रही हैं और एक टारगेट को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे मसनूई इक़दाम हो रहे हैं कि जो हकीकत में रेवेन्यू बढ़ाने के बजाय चीज़ों को कम करने की तरफ जाएंगे, या इस्लाहात हुई हैं कुछ? हाँ, बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपका क्वेश्चन बहुत वो है, पर्टिनेंट है। देखिए, FBR ने बहुत सारी चीज़ों के दावे किए और इसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोग्रेस भी की है। मैं इस फोरम के ऊपर मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जो सेल टैक्स के जो रिफंड्स थे वो डेफिनेटली, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट कर रहे हैं आप, तो आपको 72 आवर्स में रिफंड मिल जाता है। लेकिन क्योंकि पहला ऐसा नहीं था, मतलब ये पहले बहुत ऐसा बड़ा बिल्कुल नहीं था, गैप फिल हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ा गैप फिल हुआ, और इसका जो रिफ्लेक्शन आया है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी आई है उसका ये रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब पहले एक्सपोर्टर काम करता था, ही वॉज नॉट श्योर कि उसको कब मिलेगा और कितना मिलेगा, और कितने दिन उसका पैसा फंसा है। एग्जैक्टली, तो वो कम काम करता था। तो अब लोग, चूँकि कॉन्फिडेंस आ गया है तो लोग कर रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं आपको ये बता दूं कि जो FBR बड़े अफसरान तो अपनी तौर के ऊपर जो भी उनका एटीट्यूड है ठीक है, लेकिन जो नीचे की लेवल के ऊपर जो भी डिपार्टमेंट है वो लोग जो हैं वो अभी तक वो अपना पावर, या जो इनके पास जो आर्म ट्विस्टिंग टेक्टिक्स हैं उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल, यानी कि जैसे उनको ये खौफ हो गया हो कि 2 महीने के बाद जो है FBR खत्म हो रही है, तो जो करना है अभी निकाल लो। बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि अभी एक चीज के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ भी मिला कि थर्ड पार्टी ऑडिट का एक मामला जो आया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये ताजिरों की, सनतकारों की, टैक्स पेयर्स की हक में जाती है ये चीज़, या इससे नुकसान होगा? सर, उसकी दोनों साइड की वो है। अगर यूं बोलें तो हमारे जो बड़ी जो ऑडिट फर्म्स हैं वो जो ऑडिट करती हैं तो डेफिनेटली दे आर वेरी प्रोफेशनल और उनके पास बहुत है। लेकिन साइमल्टेनियसली अब इशू ये भी है ना कि यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं FBR के अंदर। अब वो ही हमारे ऑडिट करेंगे। फर्स्ट कीजिए कि मेरी XYZ कंपनी मेरा ऑडिटर है, XYZ। अब जाहिर सी बात है, मेरा थर्ड पार्टी ऑडिट जाएगा तो इसकी राइवल कंपनी को जाएगा, तो बिटवीन द टू कंपनीज भी तो राइवलरी है ना। वो चाह रहे हैं कि मैं उनका क्लाइंट बन जाऊं, ये चाह रहे हैं मैं रहूं उनका क्लाइंट। इंटरेस्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। तो इसका एक किसी सजेशन था, और मैं ये समझता हूं कि वो सजेशन भी ठीक था कि देखिए, ombudsman का डिपार्टमेंट भी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, टैक्स ombudsman जो है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे मामलात के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मैंने महसूस की है बहुत सारे केसेस के अंदर। तो उसको अगर फाल ज़्यादा कर दिया जाए, प्रोफेशनल लोग उसके अंदर हों साथ साथ, तो
वो भी एक सजेशन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्टी। मैं नासिर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। एक तजवीज़ तो ये है कि FBR से मुतालिक चीज़ों को बजट के अंदर दुरुस्त किया जाए या उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, तरमीम की जाए। आप लोगों ने बजट को मुस्तरद किया था, FPCCI ने चंद रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको मुस्तरद किया है। फौरी तौर पे तो अगले दिन तो रद्दमल नहीं आया, आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा ख्याल हफ्ते के बाद रद्दमल दिया है। इसको मुस्तरद करने के बुनियादी असबाब क्या थे? क्योंकि एक मजमूई तासुर गवर्नमेंट ये पैदा करने में कामयाब हुई है जो लोगों की ज़बान के ऊपर भी आम है कि बजट IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, बजट जो माशी सूरत हाल थी, कोविड की सूरत हाल थी, इस तमाम को देखते हुए निस्बतन बेहतर है। क्योंकि IMF तो ये चाहता था कि टैक्स पेयर्स को मजीद खींचा जाए, IMF चाहता था बिजली महंगी की जाए, IMF चाहता था कि सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाया जाए, बहुत सारी तजावीज़ थी उनकी। तो आपको क्या लगता है कि ये बजट अगर FBR की कुछ चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए तो उसके बाद इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बेसिक बात ये है कि जो FBR ने का जो बजट का जो प्रोग्राम होता है वो मुशावरत नहीं होती। पहली बात, नए टैक्स पेयर की कोई गुंजाइश नहीं रखी कि उससे कितने पैसे हमने रखने हैं, वसूलने हैं, टैक्स नेट कितने से कितना बढ़ाना है। जब ये मिसिंग होगा तो ये बाकी जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर ये अपना सेल टैक्स लगाएंगे, जिससे आपको पता है फूड इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है। IMF का जो ज़्यादा मसला वो ये नहीं है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, उसका मतलब है उनका जो बेसिक जो उनकी जो है बेसिक उनकी वो ये बात होती है कि आप अपनी कलेक्शन बढ़ाएं। अब जब आप कहते हैं जी मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ, फिर आप कहते हैं बिजली पे लगा दो, इस पे लगा दो। उनकी कभी भी जो है ना ये नहीं होता कि आप इसको महंगा करो, आपको सिर्फ पैसे जमा करने हैं और आपने सारी एग्जेम्पशंस ख़त्म करके सबको यकसा लेवल पे लाना है। क्योंकि जब तक आप SME सेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, दुनिया की कोई इकनॉमी नहीं चलती, तो पाकिस्तान कहाँ से चलेगा? बिल्कुल। सबसे बड़ा जो इसमें फुकदान है वो ये है कि जो उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया है 1200 अरब या 1300 अरब, वो कहाँ से जमा होगा? इसकी कोई जगह नहीं है। और आखिर में नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद निकला कि मिल्क पे लगा दिया, उस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, कॉटन। देखें, आप टैक्स लगाना कोई मसला नहीं है, आपको ये देखना चाहिए कि इस सेक्टर में क्या इस्तेमाल है, कितना टैक्स होना चाहिए, कैसे हमने वसूलना है। और हमारे साथ बैठ के सेक्टर बाय सेक्टर जहाँ से हम लोग लेके बताएंगे कहाँ से कितने पैसे आने हैं। रैशनल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और सेक्टर बाय सेक्टर। ये नहीं कि आपने कहा जी अच्छा ये, जैसे मैंने उनको कहा कि IT में आप इनको रिबेट दें, बांग्लादेश 10% रिबेट देता है, इनको 5% रिबेट दें तो आपके बहुत सारा जो है 2-3 अरब 4 अरब डॉलर महीने के आने शुरू हो जाएंगे और साल के आने शुरू हो जाएंगे। और आप जो 2-2 अरब के बॉन्ड निकालते हैं 7% पे, तो अगर आप 5% पे वन टाइम देंगे तो आपके लिए जो है रेवेन्यू भी होगा और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। उसने कहा कि हमारे पास तो अगर हमने इनको 5% दे दिया, हमें तो ये कुछ देते नहीं है IT सेक्टर वाले। वो ये देख रहे हैं कि हमें चूंकि कुछ देते नहीं, टैक्स नहीं देते, इनको अगर हमने 10-20 अरब देने पड़ गए, वो ये नहीं सोच रहे कि आपकी ये वाइज सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट उनको नहीं चाहिए, कोई सस्ती बिजली नहीं चाहिए, कोई सस्ती गैस नहीं चाहिए, कोई रोड रास्ता नहीं चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं और आपने सिर्फ उनको सिर्फ एक रिबेट देनी है। और इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा टैक्स एग्जाम्पशन तो ख़त्म कर दो जो 2025 तक ऑलरेडी पहले साइन हुई थी, हम टैक्स क्रेडिट देंगे। यानी अब हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे ये टैक्सेबल था कि नहीं था। मतलब जो ये वो सेक्टर है जो मैं गारंटी करता हूँ कि अगर इसको ये छोड़ दें और थोड़ी रिबेट दे दें तो 3 साल में 10 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो ये इस टाइप की सोच है कि हमें पैसे आते हैं कि नहीं आते, बस हमें इससे मतलब है। इनके पास इस चीज़ का बड़ा फुकदान है कि कौन सा सेक्टर अगर हम उसकी टैक्स रैशनल कर दें, सही कर दें, तो उसमें कितनी ग्रोथ होगी, कितनी इंडस्ट्री लगेगी और एवेंचुअली कितना टैक्स आएगा। मतलब सस्टेनेबल जो सॉल्यूशंस हैं हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ टाइम का एक वो होता है। अच्छा अनीस साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि हुकूमत जो है वो दावा करी थी तकरीबन 4% GDP ग्रोथ उन्होंने लास्ट ईयर का एक फिगर दिया है। उसके ऊपर बहुत सारे जो उनके मुखालफीन है, ज़ाहिर है मैं आपसे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके मुखालफीन है हुकूमत के, वो समझते हैं कि ये सिर्फ एक फरेब है, एक धोखा है, एक फिगर दे दिया गया है कि इतना ग्रोथ हो गया है। आप लोग सनतकार हैं, ताजिर हैं, आप लोग कारोबार करने वाले लोग हैं, आपको लगता है कि गुज़िश्ता जो माली साल था वो इतना मजबूत था कि जिसके अंदर इतना ग्रोथ पाकिस्तान का बजट और पाकिस्तान का GDP कर सके? देखिए, काम के एतबार से जो काम करते रहे आप, काम के एतबार से तो मैं आपको एक बात तो कहूँगा कि हर तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम, चूँकि पिछले 2020 के अंदर लॉकडाउन के टाइम में काम बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था, तो इसके बाद एक नेचुरल डिमांड के साथ साथ एक
एडिशनल डिमांड भी क्रिएट हुई थी मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से, और ये बड़ा अच्छा, हमारा पूरा साल ही अच्छा रहता अगर ये बीच में रमज़ान के दिनों के अंदर जो लॉकडाउन नहीं आता। अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो मैं जब मार्च वगैरह में ये 5% तक की भी बाज़ मिनिस्टर्स बात कर रहे थे तो ये डेफिनेटली हो जाता। लेकिन अभी भी 4%, आई थिंक इट इज़ नॉट, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो वे आउट हो। और दूसरी बात, एक मैं छोटी सी बात करता हूँ कि 4% हो कि 5% हो कि 3% हो, ये हुआ तो हमारे मुल्क में ही है ना। तो हम जो भी है वो खुशी होना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ग्रोथ आई है। और इसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है। और अगर मैं बोलूँ 3.5 है, आप बोलो 4.5 है, इट इज जस्ट नंबर। बिल्कुल ठीक है। वी शुड बी हैप्पी कि अल्लाह ताला ने एक कोविड के जो बुरे वक्त से, मुश्किल वक्त के अंदर भी हमको अच्छे तरीके से निकाला है। चलिए नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे नासिर खान साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं कि जो बजट का सारा एक ओवरव्यू है उसके हवाले से बलूचिस्तान और केपी के इस तरफ के जो सारे ताजिर हैं, छोटे सूबों के ताजिर हैं, रकबे में बेशक बड़ा हो लेकिन आबादी और कारोबार के तनासब में वो क्या समझते हैं, और ख़ास तौर पर बजट किस तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील करने का सबब बन सकता है। आपका ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद है FPCCI के मरकजी दफ्तर, मरकजी प्रेसिडेंट नासिर हयात मगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है बजट पे और ख़ास तौर पर टैक्सेशन के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसके ऊपर इनको एतराज़ भी है, जिसको कुछ अर्से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अक्सर मुस्तरद भी किया है। आखिर किस तरीके से मुल्क चलेगा, आखिर किस तरीके से मईशत बेहतर होगी, क्या नया पाकिस्तान अब बन जाएगा, नए पाकिस्तान की मईशत भी नई होगी या मईशत का वही पुराना तरीका होगा जो इससे पहले चलता आ रहा है। नासिर साहब एक मरतबा फिर खुशामदीद। नासिर खान साहब आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। क्या तजावीज़ थी ऐसी कि जो आपने हुकूमत को बजट से पहले दी थी, उसमें किसी के ऊपर बात हुई, किसी के ऊपर कोई गौर किया गया, या बस वो तजावीज़ रद्दी की टोकरी की नज़र हो गई और उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं हो सकती? नहीं, हमने जो तजावीज़ दी थी ना उसमें बेसिक जो वो थी कि एक आप बेसिक जो रॉ मटेरियल यहाँ नहीं बनते उसके पे आप ज़ीरो ड्यूटी करें, जो बनते हैं उस पर जो चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर होती है कैस्केडिंग इफेक्ट ला के 10% 15% जैसी इंडस्ट्री हो आप उसको प्रोटेक्शन दें ताकि लोकल इंडस्ट्री भी चले। इससे हर किस्म की कस्टम की स्टेज की बुराई ख़त्म हो जाती, इसमें हर किस्म की जो है मिस डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाती। उसके बाद ये सबके लिए था, ये नहीं कि मेरे पास अगर मेरे अगर ताल्लुकात है तो मुझे ओवर प्रोटेक्शन मिली है, क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन ने भी इस मुल्क को तबाह किया है। अब गाड़ी 30 साल से बन रही है, ओवर प्रोटेक्टेड है, आप इस गाड़ी को कहीं भेज नहीं सकते। ऐसी बहुत इंडस्ट्री है, ये कोई मैं एक टारगेट नहीं कर रहा, ये ओवर प्रोटेक्शन ख़त्म होनी चाहिए। अब टाइलें हैं 70% 80% उस पर इम्पोर्ट पे खर्चा आता है, तो वो एक आम आदमी के घर पे भी लगती है। इसमें ये तो नहीं कि सिर्फ अमीर के घर में लगती है। तो हमने एक दिया था अक्रॉस दी बोर्ड। दूसरा हमने कहा था इनकम टैक्स जो है वो 10% लगाएं आप इंडिविजुअल्स पे, AOP पे 20% लगाएं, और वो लेवल वो इस लेवल से ये था कि अक्रॉस दी बोर्ड था, सबके लिए था, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे AOP हो। उसका जो है ना इफेक्ट ये आता कि हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता। आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो बड़े ग्रुप्स हैं वो तो इंपोर्ट कर लेते हैं, छोटे ग्रुप्स जिनको बैंक वाले कर्जा नहीं देते, जिनके पास जो है लीन रखने के लिए कुछ नहीं है, उनको सप्लाई देते हैं इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के कमर्शियल इंपोर्टर। यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। हाँ, वो अब कमर्शियल इंपोर्टर पे इन्होंने इतनी चीज़ें ठोकी हुई हैं जिससे उनका 6, 7 या 10% महंगा रॉ मटेरियल वो देते हैं स्मॉल इंडस्ट्री को। तो हमने कहा था इसको जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है वो तो आप सबको बराबर रखें। इन्होंने कोई चीज़ पे अमल नहीं किया। ये ज़रूर किया कि बहुत सारी चीज़ों पे रॉ मटेरियल पे अपनी ड्यूटीज़ कम कर दी, ये इन्होंने किसी हद तक किया। बाकी हमने इनको ये कहा था कि प्रोसिक्यूशन और एडजुडिकेशन अलग करें। जैसे मेरे पे आप एक डिमांड खड़ी करते हैं, आपको 20 लाख देने हैं, मैं उसी के बॉस के पास जाता हूँ अपील लेके। कभी दुनिया में ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में पूरा उतरता है? चेन ऑफ कमांड वही होती है जिसके हाई कोर्ट में मैं जाके अगर कहूँ कि जनाब मुझे इन जज साहब से केस नहीं सुनवाना, तो कहता है ठीक है जी। यहाँ यही है कि वही इदारा है, और वो अगर बाद में 2 साल बाद 5 साल बाद प्रूव भी हो जाए कि उन्होंने गलत डिमांड की थी या प्रोसिक्यूट किया था या कोई और मकसद थे, वो प्रोमोट होके एक बड़ा अफसर बन चुका होता है। तो यहाँ हमने बेसिक हमारी डिमांड थी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ की कमी करना, कैस्केडिंग इफेक्ट से
लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट देना और प्रोटेक्शन ख़त्म करना, और टैक्सेस जो है इनकम टैक्स 10 और 20% जो मैंने आपको बताया, और एडजुडिकेशन और प्रोसिक्यूशन को अलग करना, जिससे एक मैसेज जाता कि ये गवर्नमेंट जो है अपना रिलीफ देने को तैयार है, और हमने ये कहा था नए टैक्स पेयर लाए जाएं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने लेकिन उसके हवाले से आप कहते हैं बजट में कुछ नहीं हुआ। नासिर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि पहले हुकूमतों के हवाले से जितनी भी हमारी ताजिर सनतकार बरादरी थी, उनको एक एतराज़ था, एक शिकवा था कि ये हमारी बात नहीं सुनते। मतलब हम जो तजावीज़ भेजते हैं वो शायद खोल के भी नहीं देखी जाती। ये मैं अरसे से सुनते आ रहा हूँ, कराची चैम्बर हो, लाहौर चैम्बर हो, मतलब चैम्बर्स और जो फेडरेशन हैं वो यही समझते थे कि जी हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारी जो आवाज़ है वो सुनी नहीं जाती। आपको लगता है कुछ तब्दीली आई है, हुकूमत कुछ सुनने पे तैयार है, या पहले की तरह ही सब काम चल रहा है? शौकत तरीन साहब जो है वो डिफरेंट बंदे हैं, वो ये सब चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन FBR उनको, मैं समझता हूँ कि उनको घुमा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमसे तय किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी मौजूदगी में कि हम हर चीज़ आपसे पूछ के करेंगे। हम ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी से कराएंगे। अब साथ साथ उन्होंने 203A डाल दिया। 203 में पहले गिरफ्तारी का अख्तियार कमिश्नर के पास था, उसको और सख्त कर दिया। दूसरा एक और काम किया, आपको उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ 2 करोड़ रुपए निकलते हैं, आप अपील करने जाए 2 करोड़ पहले जमा कराएं। दुनिया में कहीं होता है? बिल्कुल ठीक है। तो ये 2-3 इकदाम थे, मुझे लगता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को घुमा रहे हैं, हालांकि उनका बिल्कुल क्लियर माइंड था कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि तयशुदा चीज़ें आपसे कुछ और थी, लेकिन जो असल चीज़ सामने आई है वो मुख्तलिफ है। तो ये इस चीज़ से हम भी कंफ्यूज हैं कि जब हमसे एक चीज़ तय की थी और ख़ुद ऑनलाइन तय की थी और 10 आदमियों के सामने तय की थी, तो उसको जो है असल पेपर उससे मुख्तलिफ है। मैं नासिर खान साहब को भी थोड़ा शामिल करता हूँ। खान साहब, अभी हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ यही बात हो रही थी कि जी जो ग्रोथ का हमने एक नंबर अचीव किया है GDP ग्रोथ का, वो इस वजह से था कि कोविड के बाद दुनिया चली और एक एडिशनल पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स आए, सारी चीज़ें, बड़ा एक उसके ऊपर एक थीसिस पूरा लिखा जा सकता है कि आखिर क्या असबाब थे। आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत की पॉलिसियाँ इस तरीके से हैं कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहे, इसको आने वाले वक्तों के अंदर हम इसी तरीके से ग्रो कर सकें, या आपको लगता है कि इस बजट के जरिए और हुकूमत के मुख्तलिफ इकदाम के जरिए उस ग्रोथ को रोकने का, ताजिर बरादरी, सनतकार बरादरी, उनके रोकने का एक रास्ता पैदा हो रहा है? कैसे देखेंगे आप इसे? असल में आप ये चीज़ देख लें कि हम जो बजट को डिस्कस कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली 70 साल से इसी तरह के ही बजट आ रहे हैं, और GDP का भी वही हाल होगा जो 70 साल से कभी ऊपर कभी नीचे। इशू ये आ रहा है कि बजट में जो है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन आए थे तो उन्होंने कहा जी कि अक्रॉस द बोर्ड हम एहतसाब करेंगे। बिल्कुल ठीक। और वो नहीं हुआ एहतसाब, जिसकी वजह से उनको अभी भी वही मसले खड़े हुए हैं। इसी तरह जब हम बजट बनाते हैं तो जो पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक हो। अब यहाँ पे हमने जो देखा, और हमने काफ़ी मीटिंगें देखी है, इसकी शौकत तरीन साहब से भी की है, बाकी जो माशी टीम थी उनके साथ भी की है, तो वहाँ पे इश्यूज यही आ रहे हैं कि ये अक्रॉस द बोर्ड इनकी पॉलिसी एक जैसी नहीं होती है। अब सिर्फ मैं कहूँगा कि ठीक है FBR एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो हमें बिज़नेस में काफ़ी तंग करती है, लेकिन उसके साथ और भी इदारे हैं जिसमें मैं कमर्शियल बैंक्स का नाम दूंगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के बगैर भी हमारे इंडस्ट्री के जो है नहीं चल सकती है। तो जब तक कि आपकी पॉलिसियाँ एक जैसी नहीं होंगी, ये नहीं है कि सिर्फ एक मखसूस ग्रुप्स के लिए बने हों। अब हमने अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और अगर हमने ये नहीं है कि जी, हमारे मसला ये है कि जब भी हम लोग बजट बनाते हैं तो बजट में ये है कि 2 चीज़ें हैं कि आपकी रेवेन्यू कितना है और आपका एक्सपेंस कितना है। बिल्कुल ठीक। अब अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमें रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनके पास एक ही अलाकार है, वो है टैक्स लगाना। बिल्कुल सही है। अब टैक्स ये अगर ये समझे कि टैक्स इन दी एंड कंज्यूमर ही पे करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पे करता। अल्टीमेटली महंगाई उसके नतीजे में आती है, बिल्कुल महंगाई आती है, आम आदमी ने पे करना होता है उसका कीमत। और इसके अलावा फिर अगर जब ये इंडस्ट्री पे जाते हैं, कोई इस तरह की एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम देते हैं या दूसरी स्कीमें देखते हैं, तो हमने उस पर देखा है कि वो एक सिर्फ एक क्लास को मिलता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नासिर साहब, मैं एक चीज़ आपसे, जो मेरा सवाल था उसको थोड़ा मजीद प्रिसाइज कर लेता हूँ। हुकूमत कहती है कि ये ग्रोथ का बजट होगा, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, अब हमने जो है वो सस्टेन कर लिया है, अपने आप को बचा लिया है डूबने से, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आपको बजट के नंबर्स, उसके आदाद शुमार, उसका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, या आपको लगता है कि जैसा सब ने एक कागज पेश किया इस तरह एक कागज पेश किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब तक कि आपकी पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, लेवल प्ले फील्ड आपको नहीं मिलेगा, आप कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती इस मुल्क में। जैसे 70 साल से आ रहा है ये बाकी भी ऐसे ही चलेंगे। ये टाइम ही गुजरेगा, ये टाइम ही गुजरेगा, और कुछ नहीं है, नंबर्स की जो है ना एयर पेयर है। बिल्कुल ठीक है। मेन चीज़ ये है जी। मैं दोबारा नासिर साहब आपकी तरफ आता हूँ।
किस तरीके से आगे चला जाएगा, किस तरीके से ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि लोग ना थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि एक जैसा नासिर साहब ने तवज्जो दिलवाई कि जी आपने रेवेन्यू जनरेट करना है और आपने एक्सपेंस, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा गैप एक पैदा हो गया है जो बजट के नंबर से लगता है। तो ये गैप फिल करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मिनी बजट्स आएंगे, नई चीज़ें इम्पोज होंगी? आप क्या इस हवाले से जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस बजट के ऊपर जो कुछ दे दिया, अच्छा था बुरा था, इसके ऊपर स्टैंड करेगी या मिनी बजट्स की तरफ जाएगी? आईएमएफ का प्रेशर आएगा, आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक चीज़ें दोबारा से पेश की जाएंगी? देखिए, पहली बात जो है, हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फिगर है उसको बैलेंस कर रहा है इस दफ़ा जो फॉरेन रेमिटेंस है। एक्सपोर्ट की 17% अगर या 18% ग्रोथ है या 20% ग्रोथ है, तो जनाब जो उसका रॉ मटेरियल है वो भी 20% बढ़ गया है। अब कॉटन की कीमत 20% बढ़ चुकी है, पॉलिस्टर की कीमत बढ़ चुकी है, मैं खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है। तो आपकी अगर क्वांटम देखेंगे, क्वांटम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। अब जो ख़तरे की बात है कि अब जितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, अगले साल ये जो अब शुरू हो रहा है माली साल, इसी रफ्तार से इनकी प्राइसेस रहीं तो ये आपकी इंपोर्ट का फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस तरह मई के अंदर आया। बिल्कुल ठीक। पेट्रोलियम की प्राइस $73 हो गई है, तो वो पेट्रोलियम की जो आपका इंपोर्ट का बिल है वो भी बढ़ जाएगा। अगर इन्होंने एक अपनी हिकमत अमली से 3-4% ग्रोथ कर ली, जो मैं मानता हूँ कि की है, उसको अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको बाकी सेक्टर को देखना पड़ेगा। आज की तारीख में जो आपको जून का फिगर आएगा इंपोर्ट का जो नंबर होगी, आप देखिएगा वो कितना बड़ा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपोर्ट की तरफ तवज्जो दिलवाई। पाकिस्तान में तो वैसे भी हम जो है वो आप ये कह लें कि वैल्यू एडिशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो उस तरह से नहीं करते ना, असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग और जो वैल्यू एडिशंस है वही होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये इंपोर्ट का नंबर बढ़ता जाएगा जो पाकिस्तान को फिर उसी जगह लेकर आ जाएगा जहां से आप चले? मैं तो आपको खुद यही कह रहा हूँ कि ये जो इंपोर्ट के नंबर आ रहे हैं, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अगर यही हाल रहा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैलेंस को कंट्रोल करना, नंबर 1। नंबर 2, इनको अगर 2-3% या 4% ग्रोथ इन्होंने कर ली है, मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने अच्छा मैनेज किया, लेकिन सस्टेन करना, आज देखें 25 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात हो रही है, 2013 में भी थी, फिर 20 पे चली गई। देखिए, ये बाकी सेक्टर्स को जब तक ये गवर्नमेंट अगर ये सोच ले कि इन सेक्टर्स को तो जो देना था दे दिया, अब बाकी जो इंडस्ट्री है, देखें आज मैं इंपोर्टर हूँ, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मंगा के लोकल बेचता हूँ, कल मैं एक्सपोर्टर हूँगा। हमको बड़ा सनतकार बनने के लिए पहले छोटे को तो सस्टेन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सेक्टर्स हैं, अब इन्होंने हर चीज़ पे सेल टैक्स लगा दिया, दूध पे लगा दिया, इन्होंने कॉटन पे 10 से 17 कर दिया, इन्होंने फ्लोर पे कर दिया। ये सेल टैक्स नहीं लगाएंगे तो इनका जो गैप है ना बजट टारगेट, वो पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। या तो उसको ख़त्म कर, अच्छा उसको अगर रखते हैं तो फूड इन्फ्लेशन हो जाती है। तो इनको ये चाहिए था, अगर स्मार्ट होते, कि ये खाने पीने की चीज़ों पे सेल टैक्स आधा कर देते हैं, ताकि वो जो प्राइस उसकी कीमत पीछे से बढ़ी है वो भी बैलेंस हो जाती है और चीज़ें ठीक हो जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है नासिर साहब, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। परवेज खट्टक साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि केपीके के अंदर तो कोई गरीब आदमी नहीं है, बाकी जगह का उन्होंने कोई कैटेगोरिकली नहीं कहा। तो जब आप केपीके की तरफ देखते हैं तो क्या वाकई वहाँ कोई गरीब मौजूद नहीं है? देखिए, आप भी बैठे हुए हैं इस मुल्क में, हम भी बैठे हुए हैं, बल्कि मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता वो उनका क्या बिजनेस है खट्टक साहब का, तो अगर देखा जाए तो मैं आपको कच्चे मकान कराची में भी दिखा सकता हूँ आज के दौर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो नौशहरा से उनका ताल्लुक है, तो नौशहरा में तो इस वक्त भी जो मेरे अंदाज़ा है 40 से 50% अभी भी वहाँ पे कच्चे मकानात होंगे। तो उनकी जो बात है वो सिर्फ वही बात है कि वो कागज़ों वाली बात है। असेंबली पे एक बात कर लेते हैं और इशू यही आता है हमारा कि हम जब बाहर होते हैं तो बातें अच्छी कर लेते हैं। आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि ये चीज़ें सारी इनको पता है, ये सारी चीज़ें जी सारी पता है कि इकोनॉमी कैसे सही हो सकती है, लेकिन इनके कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी इन्होंने एडिबल ऑयल पे एक हमारा है फाटा, इनको जी 17% सेल टैक्स ही माफ़ कर दिया कि जी ये वो है। हालांकि वो उसकी वजह ये नहीं है, वहाँ पे जो MNAs हैं जहाँ पे हमें इतला मिली है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एडिबल ऑयल से है, तो पिछले अगर रिकॉर्ड निकालें पहले भी इन्होंने यही किया, क्योंकि इन्होंने असेंबली में इनको वोट चाहिए होते हैं। मैंने ये बात पहले भी कही हुई है कि जब तक कि हमारे लोग, हमारे जितने भी वहाँ पे पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका काम बेसिकली पॉलिसी बनाना है, अब वो एक पॉलिसी तक नहीं बना सकते, उसके लिए इनको बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता है, और फिर वो लोग भी पॉलिसी नहीं बना सकते, उनके प्रेशर्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों से।
तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात करना तो ऐसी है कि अभी मैं उसको क्या बता सकता हूँ। चलिए कंक्लूजन की तरफ आते हैं। नासिर साहब बिल्कुल मुझे कंक्लूड करके बताइएगा कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। लोग तो रोटी कपड़ा मकान तो चले बहुत दूर की बात है, रोटी कपड़ा और ख़ास तौर पे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, आटा चीनी और इस तरह की सारी चीज़ों के पीछे उनकी ज़िंदगी तो इसी के पीछे निकल रही है। क्या किसी भी ऐसे कदम से कि जो बजट के थ्रू हो या किसी ऐसी तजवीज़ के ज़रिए उनके मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो उनको फूड इन्फ्लेशन पे मुकम्मल काबू पाना चाहिए। जहाँ इतने जो डेफिसिट होते हैं, जो खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं, दूध है, आटा है, चीनी है, चाय, इस पे सेल टैक्स ख़त्म करके इनको पहले सबसे पहले उनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको रिलीफ नहीं देंगे वो कुछ नहीं करेगा। नासिर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं आपकी बात समझ गया था। आपका भी शुक्रिया। नासिर खान साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन इसी बात के साथ ख़त्म करेंगे जिस तरह से नासिर साहब ने कहा कि इस आखिरी तजवीज़ के साथ ख़त्म करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी का मसला हल करना है तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा और उसके लिए सेल्स टैक्स से लेके दीगर जो तमाम टैक्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इतने ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए।